हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट विद सरकारी जॉब स्ट्री फ्रॉम एसके आर्या। हमारे परिवार टारगेट विद सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइटम को दबाना ना भूलें, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो हम आज रोज़ की तरह डेली मैं आप लोगों को शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी तरह आज भी हम 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसके उत्तर लाए हुए हैं, जिससे आप लोगों को यूपीटीटी एवं यूपीसीटेट या रीट इन सभी में आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो प्रश्न नंबर 1 की ओर हम चलते हैं। शिशुवावस्था के अंत में किस ग्रंथ के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखती हैं? तो किसके प्रति रखती हैं? तो गाइस आपको बता दें कि इलेक्ट्रा, यहाँ इलेक्ट्रा का बिल्कुल राइट आंसर इसका है। ओडिपस का तो नहीं, टेस्टोस्टेरोन ये भी नहीं, प्रोजेस्टेरोन ये भी नहीं। तो इसका पहले का बिल्कुल पहला आंसर सही है। अब शिशुवावस्था की बात करें तो जन्म से लेकर ये शिशुवावस्था जो होता है जन्म से लेकर और 5 वर्ष तक इसकी अवस्था होती है, ये बात ध्यान रखना। वही अब बात कहते हैं कि बाल्यावस्था जो होता है वो 5 वर्ष से लेकर और 12 वर्ष तक होता है। और वही अगर हम आप लोग बता दें, अगर ये भी आप पास समझ में आ गई तो अब हम बता दें आपको किशोरावस्था भी होती है। बॉयस 12 वर्ष से लेकर और 18 वर्ष तक होती है। इसके लिए अब हम आपको बता दें युवावस्था की, कि युवावस्था जो होती है वो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक मानी जाती है। और उसके बाद में पूर्णावस्था जो होती है बॉयस, वो भी आपको हम बता रहे हैं। जो पूर्णावस्था जो होती है वो यानी 25 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक होती है। अब हम आखिरी जो अवस्था होती है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। वृद्धावस्था होती है जो 55 साल से लेकर और मृत्यु वर्ष तक होती है। तो गाइस ये बिल्कुल ध्यान रखें कि हमने ये पाँच जो अवस्थाएं होती हैं वो हमको आप लोगों को बता दी हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर ना समझ में आए तो हमको कमेंट जरूर करें। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बालक का विकास वंशानुक्रम वातावरण का है, कौन सा है? तो इसका योगफल नहीं, इसका योगफल नहीं है। इसका गुणनफल, इसको बिल्कुल राइट आंसर इसका है कि बालक का जो वंशानुक्रम होता है वो वाताक्रम वो गुणनफल होता है। शेषफल नहीं होता है, भागफल भी नहीं होता है। तो गुणनफल होता है वो बालक के विकास का वंशानुक्रम व वातावरण का है। प्रश्न नंबर 2 का बिल्कुल दूसरा सही है इसका है। वही हम बता दें आपको कि प्रश्न नंबर 1 का जो है शिशुवावस्था को मैं टिक कर दिया था, लेकिन उसको मैं कलर करना भूल गया था। तो आप लोगों को बता दें कि जो शिशुवावस्था के अंत में जो ग्रंथ के प्रभाव बालिकाएं अपने माता पिता को श्रद्धा रखते हैं वो है इसका इलेक्ट्रा जो होता है, ये इसका राइट आंसर इसका है। ये लगाना भूल गए थे। अब हम इसी प्रकार से फिर दूसरे क्वेश्चन में हमको ध्यान आया, तो उसमें आप लोग पूरा ना माने कि हाँ सर आगे से लेकर और फिर पीछे की ओर आते हैं। तो और प्रश्न नंबर 3 की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, जीवन का सबसे कठिन काल होता है तो कौन सा काल होता है? गर्भावस्था, शिशुवावस्था या किशोरावस्था या बाल्यावस्था? तो वही बात हमने प्रश्न नंबर 1 में जो बताई थी वही बात इसमें आ गई है। तो सबसे जीवन का सबसे कठिन होता है वो कौन सा होता है? गर्भावस्था नहीं होता है बिल्कुल, शिशुवावस्था बिल्कुल नहीं इसका होता है, लेकिन जो किशोरावस्था होता है सबसे कठिन होता है। इस अवस्था में बालक हर प्रकार की कठिनाइयों को सहना पड़ता है और इसमें अनेक प्रकार के मोड़ें तथा शैक्षिक विस्तार भी इसी अवस्था में होता है।
बालक में इसी प्रकार इसी इसी ये अवस्था में बालक को क्रूर और घमंड, इसी बालक में सब कुछ यानी उत्पन्न होता है, जिससे आपको पता नहीं कि इसका यानी जीवन का सबसे कठिन काल होता है वो किशोरावस्था सबसे कठिन होती है। इसी में अवस्था में सारी कठिनाइयों को भी बालक सामना करना पड़ता है। और आपको अब बता दें कि जो गर्भावस्था होती है, उसको अवस्था के बारे में बता देते हैं। फिर भी जो गर्भावस्था होती है, जो माँ के पेट में जो बच्चा उत्पन्न होता है और उस समय से लेकर 9 माह तक पेट में रहता है, तो गर्भावस्था में रहता है। वही शिशुअवस्था की आप बात करते हैं, तो शिशुअवस्था जो होती है वो हम आपको बता चुके हैं कि जन्म से लेकर और 5 वर्ष तक मानी जाती है। वो जन्म से 5 वर्ष तक मानी जाती है। जन्म से 5 वर्ष तक ये मानी जाती है बिल्कुल। वही हम बात करते हैं अब किशोरावस्था की, तो ये 5 वर्ष नहीं, ये किशोरावस्था की जो बात करते हैं तो ये 12 वर्ष से और ये 18 वर्ष तक मानी जाती है। अब बाल्यावस्था की हम जो बात कर लें आप लोगों को कि जो बाल्यावस्था होती है, इसका चौथा ऑप्शन है बाल्यावस्था, तो ये साहब ये आपको बता दें कि जो बाल्यावस्था होती है वो 5 वर्ष से लेकर ये 12 वर्ष तक मानी जाती है बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर इसका है, यानी सबसे कठिन जो काल होता है जीवन का वो किशोरावस्था होता है। सबसे कठिन काल होता है जीवन का वो किशोरावस्था होता है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तीसरे का यानी तीसरा सही है बिल्कुल। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? एक बालक होता है, उसके अस्थायी दांत कितने होते हैं, तो आपको हम बता दें। एक बालक के अस्थायी दांत होते हैं, तो इसका बिल्कुल गलत है। 2 यानी 15 होते नहीं होते हैं अस्थायी दांत, और तो 25 होते, 25 भी नहीं होते। गाइस आपको बता दें कि ये इसका बिल्कुल चौथा सही इसका ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 4 का चौथा बिल्कुल सही है इसका। 20 दांत जो होते हैं जो बालक की अस्थायी होते हैं और बाकी सब जो स्थायी होते हैं। तो इसका आप लोगों को बता दें कि प्रश्न नंबर 4 का यानी चौथा बिल्कुल सही इसका है। प्रश्न नंबर 4 का यानी चौथा बिल्कुल सही इसका है, यानी 20 दांत होते हैं। 20 दांत जो होते हैं वो अस्थायी दांत बालक में होते हैं और और बाकी जो दांत होते हैं वो सब स्थायी दांत होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अब गाइस हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है भार, आप लोग बताएंगे? तो हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि बालक का जो भार होता है जन्म के समय वो 4 नहीं होता है, 10 से 11 पाउंड ये भी नहीं होता है, 6 से 8 पाउंड, तो ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है। तीसरा कि जन्म के समय जो बालक का भार होता है वो 6 से 8 वर्ष होता है। तो इसे ध्यान रखें, परीक्षा में आए तो इस पर भूल ना जाए। 10-11 हो और 10 से 11 पाउंड आप लगा के आए, लेकिन इसमें 6 से 8 हो, तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें कि जहाँ पे आपको 6 से 8 ही पाउंड तक लगाना है। ये राइट आंसर का आंसर है। तो प्रश्न नंबर 5 का ये तीसरा बिल्कुल राइट आंसर इसका है, यानी 3 से 8 6 से 8 पाउंड तक होता है। अब चलते हैं गाइस, आप लोगों को प्रश्न नंबर 6 की ओर लेके चलते हैं। तो साहब आप लोगों को बता दें कि जो आनुवंशिकता है कि जो वास्तविक निर्धारक होते हैं कौन से होते हैं। तो गाइस आपको बता दें हम कि कोशिका, ये भी बिल्कुल गलत है इसका है। जो कोशिका होती है नहीं है, ये अंश के वास्तविक निर्धारक नहीं होते हैं। गुणसूत्र इसका बिल्कुल राइट आंसर इसका है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो वास्तविक निर्धारक होते हैं। बाकी ये बिल्कुल गलत है। कोश शरीर, न्यूरॉन ये सब नहीं होते हैं, लेकिन अंशतः के वास्तविक निर्धारक जो होते हैं तो गुणसूत्र होते हैं। अब गुणसूत्र की हम बात करते हैं। इसका यानी प्रश्न नंबर 6 का
यानी दूसरा बिल्कुल राइट आंसर है दूसरा छः का। तो आप गुणसूत्र के बारे में बात बता रहे हैं कि हमारे एक व्यक्ति के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 एक्सपाई गुणसूत्र होते हैं, जिसे हम 23 जोड़ी भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो हम आप चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7, बालक के विकास में महत्व है। तो किसका महत्व है? तो किसका महत्व है? यानी वंशक्रम का बिल्कुल सही है, इसके वातावरण का ये भी बिल्कुल सही है, इसका ये भी दोनों, तो ये भी ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है। ये भी ए और यानी 1 और 2 जो दोनों ये वंशानुक्रम भी है और वातावरण भी है। तो इसका प्रश्न नंबर 7 का यानी बिल्कुल तीसरा सही इसका है कि गॉइस जो बालक के विकास में जो महत्व होता है वो वंशक्रम और वातावरण दोनों से मिलकर दोनों का महत्व होता है विकास में। अब प्रश्न नंबर 8 की ओर हम चलते हैं। साहब, आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा शेयर करें, और अगर कोई आप लोगों को हमारे पढ़ाने में मिस्टेक हो रहा है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, जिससे हम कुछ अपने में सुधार कर सकें। पहली बात मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोगों को अच्छा तथा सही प्रकार से मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए, फ़िलहाल में बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें क्वेश्चन का आंसर कोई और होता है, लेकिन आंसर का क्वेश्चन का आंसर और मिलता है। बहुत ही प्रैक्टिस ऐसी किताबें भी ऐसी होती हैं या इससे वहाँ पे गलत आंसर भी दे देते हैं, जिससे हमसे जो किसी प्रकार से अगर कोई आंसर अगर गलत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम चलते प्रश्न नंबर 8 की ओर। सृजनशील बालकों के लक्षण हैं, तो कौन से लक्षण हैं? तो आप लोगों को बता दें कि इसका जो लक्षण है कौन से हैं? तो जिज्ञासा, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर इसका है। जो जिज्ञासा होती है तो सृजनशील बालकों के लक्षण होते हैं, और बाकी ये तीनों ये बिल्कुल नहीं है। इसका प्रश्न नंबर 8 का यानी पहला बिल्कुल राइट आंसर है जिज्ञासा। जिज्ञासा जो होती है ये सृजनशील बालकों का एक लक्षण है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। क्रूर संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। क्रूर संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है तो क्या है? आत्मगौरव, अधिकार, या युयुत्सा, या दंड। तो इसका ये भी इसका गलत है, सॉरी ये भी इसका बिल्कुल गलत है, और अधिकार ये भी गलत इसका है। युत्सा ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है, और ये भी इसका गलत है। तो क्वाइस प्रश्न नंबर जो क्वाइस आपको बता दें कि प्रश्न नंबर 9 का यानी तीसरा बिल्कुल राइट आंसर इसका है। युत्सा जो होता है जो क्रोध के संवेग का कारण उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है। तो प्रश्न नंबर 9 का तीसरा बिल्कुल राइट आंसर इसका है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, तो यह कथन किसका है? हल का है, या स्टेनले हॉल का है, या गैसल का है, या हरलाक का है? तो इसका ये हल भी नहीं है, इसके स्टे हॉल ने इन्होंने भी नहीं ये कथन दिया है, और यह कथन गैसल का भी नहीं है। तो इसका ये चौथा बिल्कुल राइट आंसर इसका है कि हरलाक जो हैं इन्होंने समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, तो ये कथन इन्होंने दिया था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर का चौथा है कि समान आयु के स्तर की बालिकाओं के बौद्धिक भिन्न भिन्न स्तर होता है। तो हरलाक ने दिया था बिल्कुल, तो ये राइट आंसर इसका है, यानी 10 का बिल्कुल चौथा सही है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है, तो किसके लिए किया जा सकता है? नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है तो यदि अध्यापक क्या करता है, तो आप लोग बता दें कि वह स्वयं उन पर आचरण करे। इसका
बिल्कुल राइट आंसर इसका यही है, लेकिन और बाकी ये चारों गलत हैं। यानी नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है तो यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे, तो ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है। 11 का पहला बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। जो बीएफ स्कैनर हैं, इनके अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो क्या परिणाम है इसका? जो परिणाम है वो व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकूल तथा पुनर्बलन, अंतर्जीत योग्यताएं या परिपक्वन। तो प्रश्न नंबर 12 का बिल्कुल ये यानी पहला व्याकरण में प्रशिक्षण ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है। अब बात करें वही दूसरी की पुनर्बल अनुकूल तथा पुनर्बल है, जो बीएफ स्किनर का बच्चों के भाषा का निम्नलिखित परिणामों का ये परिणाम है। तो बच्चों में भाषा का निम्नलिखित परिणाम है, यही कौन सा? अनुकूल तथा पुनर्बल। बिल्कुल राइट आंसर इसका है। 12 का दूसरा सही है, बिल्कुल अपन बता बिल्कुल दूसरा सही है। बीएफ स्किनर ने दिया था जो अनुकूल तथा पुनर्बल के बच्चों की भाषा का परिणाम दिया था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13, आयुर्वेद शब्द का प्रयोग किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है? तो आप लोग बता दें किसके लिए किया जाता है। तो इसका बालक के मानसिक के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत है। बालक के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है, बिल्कुल ये राइट आंसर इसके हैं। जो आयुर्वेद शब्द है ये बालक के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है, और ये दोनों ये बिल्कुल गलत हैं दोनों। तो बिल्कुल इसका तीसरा यानी 13 का जो इसको दूसरा सही है, बिल्कुल राइट आंसर इसका है। यानी बालक के शारीरिक विकास के लिए किया जाता है, अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया है तो बालक के शारीरिक विकास के लिए किया गया है। 22 प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता का है? कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? तो वाद विवाद ये बिल्कुल ये भी सही है। तर्क ये भी सही है। चर्चा ये भी किशोरी की आवश्यकता है। ये सभी बिल्कुल राइट आंसर इसका है चौथा। तो प्रश्न नंबर 14 का चौथा बिल्कुल राइट आंसर से इसका है कि ये सभी हैं। वाद विवाद, तर्क और चर्चा ये किशोर की आवश्यकताएं हैं। अब प्रश्न नंबर 15 की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, व्यवहारवादी विचारक हैं। व्यवहारवादी विचारक कौन हैं? तो हम लोग बता दें जो कोहलर भी नहीं है, ये भी पियाजे ये भी नहीं है, वाटसन है, ये को बिल्कुल राइट आंसर इसका है। जो वाटसन है जो व्यवहारवादी विचारक हैं। कौन? वाटसन। तो इसका यानी तीसरा बिल्कुल राइट आंसर है। और जो और कोहलर हैं जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के गेस्टाल्टवादी विचारक हैं। तब पियाजे संज्ञानात्मक विचारक हैं। लेकिन प्रश्न नंबर 15 का ये तीसरा बिल्कुल राइट आंसर इसका है। इसके साथ साथ कोहलर और पियाजे की भी संज्ञानात्मक विचारक ये पियाजे का दिया था। कोहलर गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के विचारक हैं। अब प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो अगले वाले प्रश्न में हम आपको बता चुके हैं, व्यवहारवादी के बारे में पूछा गया था, तो वही इसमें भी पूछा गया है। व्यवहार के जन्मदाता हैं। मेडल में भी मेडल नहीं है। स्किनर भी नहीं है इसके। रॉबर्ट कुक भी नहीं है। लेकिन वाटसन व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं। ये वाटसन इसका राइट आंसर इसका है। यानी प्रश्न नंबर 16 का यानी चौथा बिल्कुल राइट आंसर इसका है कि जो वाटसन है, वाटसन को व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न 17 की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है। सीखने की प्रथम
सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती क्या होती है, तो आप लोगों को ऐसे बता दें। प्रश्न 17 का बता दें, तेज होती है, नहीं होती है, ये वॉइस धीमी होती है, बिल्कुल राइट आंसर इसका है। सामान्य भी नहीं थी, कोई नहीं, ये तीनों गलत हैं। लेकिन जो धीमी गति होती है, सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है वो बिल्कुल धीमी होती है। तो इसका प्रश्न नंबर 17 का यानी बिल्कुल दूसरा सही है, राइट आंसर से धीमी गति होती है। सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है वो धीमी होती है, प्रश्न 17 का यानी दूसरा सही राइट आंसर इसका है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। तो अधिगम की यह परिभाषा किसने दी थी, तो अधिगम द्वारा तो ये परिभाषा किसने अधिगम की, ये परिभाषा किसने दी थी, गेस्टाल्ट अन्य ने। तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर तो है, और बाकी ये तीनों ये स्क्रीन है, ये सब बिल्कुल गलत है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। तो प्रश्न नंबर 18 का पहला बिल्कुल सही है। कौन, प्रश्न नंबर 18 का यानी गेट्स व अन्य थे जिन्होंने अनुभव द्वारा व्यवहार के परिवर्तन में होना ही अधिगम है। तो यह अधिगम की परिभाषा इन्होंने बताई थी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। साहब आप लोग बता दें कि आप लोगों को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारा लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम आपको ये बहुत मेहनत करते हैं। और आप लोगों को पता होना भी चाहिए कि एक वीडियो बनाने में कितना समय लगता है और कैसे बनाया जाता है, बहुत मेहनत लगती है। इससे गाइस अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कारक प्रशिक्षण यानी अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता है, कौन सा करता नहीं करता है। तो प्रश्न नंबर 19 का यानी पहला बिल्कुल गलत है, ये उचित वातावरण बिल्कुल गलत है, यानी थकान और थकावट ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है, परिपक्वता ये भी गलत है इसका है। तो प्रश्न नंबर 19 का यानी तीसरा बिल्कुल राइट आंसर इसका है, ये थकान और थकावट जो कारक प्रशिक्षण अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता है। बाकी सब इच्छा, उचित वातावरण और परिपक्वता ये सब मदद करते हैं, लेकिन ये थकान थकावट ये मदद नहीं करता है प्रशिक्षण में अधिगम के लिए। अब प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है, तो वह प्रक्रिया क्या कह रही थी, भाषा का विकास या सामाजिकरण या व्यक्तित्व मूल्य या सामाजिक परिपक्वता। तो पहला वाला ये बिल्कुल गलत है, दूसरा जो सामाजिकरण है बिल्कुल राइट आंसर इसका है, और बाकी जो तीनों गलत हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का बिल्कुल यानी दूसरा सही है, सामाजिकरण जो होता है मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सिखाता है। अगर दोस्तों हमारे हमारे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें थोड़ी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को वीडियो सबसे पहले मिल सके, नोटिफिकेशन मिले। और मैं तो यही कामना करता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी टेट क्रॉस करें और आगे चलकर शिक्षक भर्ती जो आए उसमें आप अच्छी रैंक प्राप्त करके एक अच्छे टीचर बने। ठीक हो, सो बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे, सत श्री अकाल, जय सिया राम।